नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आज की क्लास में चैप्टर नंबर 1 के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। इससे पहले पिछली क्लास में हमने यह पढ़ा था कि चीन के इतिहास के विषय में पश्चिमी दृष्टिकोण की क्या विशेषताएं हैं और जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो चीन के इतिहास के विषय में क्या बताता है। तो चीन के बारे में जो पश्चिमी दृष्टिकोण है और जो आधुनिक दृष्टिकोण में क्या अंतर है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिर इसके बाद हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था कि चीन का ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से राजवंशों ने चीन पर शासन किया, जिसमें हमने सबसे पहला जो वंश पढ़ा था वो शांग वंश पढ़ा था, फिर जौ, छिन, हान और इस प्रकार से जो अंतिम शासक वंश था वो था छिंग राजवंश। इन तमाम चीज़ों को हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। और अंतिम चीज़ जो कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि चीनी चिंतन का विकास किस प्रकार से हुआ, जिसमें हमने कन्फ्यूशियसवाद की विशेषताएँ पढ़ी थी, दाववाद की विशेषताएँ पढ़ी थी और साथ ही साथ ये भी जाना था कि बौद्ध धर्म ने चीनी समाज को कैसे प्रभावित किया। तो ये तमाम चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो वे सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो इस वीडियो को जरूर देख लें और किताब में उतनी चीज़ें अच्छे से समझ लें, तभी चीज़ें आपको आगे समझ में आएंगी। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगता है कि जो समझ में नहीं आया आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी अपनी इंक्वायरी आप रख सकते हैं। तो चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सपोर्ट जरूर करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे और साथ ही साथ आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो बता दूं आपको कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि छिन राजवंश की क्या उपलब्धियां रहीं, यानी कि चीन में जो छिन राजवंश था इसकी क्या उपलब्धियां थी, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि चीन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए विभिन्न राजवंशों के दौरान, जहां हम तमाम सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर का यही है। और सबसे लास्ट में जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो छिंग राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चीन में शासन करने वाला अंतिम राजवंश था। और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आशा है चीज़ें आपको जरूर समझ में आएंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखो, सबसे पहले आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे चीनी शाही राज्य के बारे में और शुरुआत करेंगे छिन राजवंश से। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था छिन राजवंश की शुरुआत कहाँ से हुई, 221 BCE से। यानी कि छिन राजवंश सत्ता में कब आया, ये सत्ता में आया 221 BCE में। तो चीन में सबसे पहला शासक वंश कौन सा था, शांग वंश था। फिर कौन आया, जौ वंश आया। और जौ वंश के बारे में मैंने बताया था आपको, सबसे लंबे समय तक शासन किसने करा था, जौ वंश ने। तो शांग वंश और जौ वंश के बाद जो तीसरा वंश था, इसी का नाम क्या है, छिन वंश। तो सबसे पहली बात क्या होगी, जो छिन वंश है ये कौन से नंबर पे था, तीसरे नंबर पे। सबसे पहले जांग वंश आया था, फिर दूसरे नंबर पे कौन आया था, जौ आया था, और फिर कौन आया, छिन। तो जब छिन वंश आया तो इसका राजा था एक शिहु आंगड़ी। कौन था राजा, शिहु आंगड़ी। तो क्या हुआ था, इनसे पहले जिनका शासन चल रहा था वो थे जौ, अभी मैंने बताया आपको। तो जौ काल में क्या था, व्यवस्था ढीली ढाली पड़ चुकी थी। और देखो, जब भी कोई व्यवस्था ढीली ढाली पड़ती है, राजा कमज़ोर होते हैं, वो सही से शासन नहीं चला पाते, तो इस चीज़ का फ़ायदा कोई ना कोई उठाता है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाया किसने, छिन शिहु आंगड़ी ने। तो छिन शिहु आंगड़ी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए क्या हुआ, सत्ता पलट दी, और सत्ता पलटने के बाद खुद सत्ता में आ गया। तो इस तरीके से छिन राजवंश का जो पहला शासक था वो कौन था, छिन शिहु आंगड़ी। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है कि सबसे पहले शांग वंश आया था, शांग वंश के बाद आया कौन वंश, जौ काल। तो जौ वंश जब अपना शासन कर रहा था तो जौ वंश ने बहुत लंबे समय तक शासन किया था, लेकिन अंतिम समय में क्या हुआ था कि इनकी व्यवस्था ढीली ढाली पड़ चुकी थी। इनका ज़्यादा कंट्रोल अपनी प्रजा पर था नहीं, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी सामने आ रही थी। तो इन सब का फायदा उठाते हुए शिहु आंगड़ी ने एक नए वंश की स्थापना करी और इस वंश का नाम पड़ा छिन वंश। और इसकी स्थापना कब करी, 221 BCE में। अब छिन वंश की सबसे बड़ी बात यह है कि इसने बहुत सारे चेंजेस किए। सबसे पहले तो इसने जो चेंज किया वो ये चेंज किया कि उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट दिया। यानी कि जैसे ये पूरा का पूरा एरिया एक साम्राज्य है, तो इसने क्या करा, उसे कई सारे भागों में बांट दिया। जैसे आज भारत की अगर बात करें तो भारत में 28 राज्य हैं। क्यों, क्योंकि प्रशासन की दृष्टि से, ताकि प्रशासन अच्छे से चलाया जा सके। तो चीन इतना बड़ा क्षेत्र था तो इसे भी प्रांतों में बांटने की जरूरत थी ताकि राज्य को, उसके प्रशासन को अच्छे से चलाया जा सके। तो इसने क्या करा, छिन राजवंश ने पहली बार साम्राज्य को कई सारे प्रांतों में बांट दिया। पहले जो सत्ता चलती थी वो सेंट्रल से चलती थी, लेकिन अब इन्होंने क्या करा, प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया और यहाँ पर कुछ अधिकारियों को रख दिया ताकि हर एक क्षेत्र पर कंट्रोल रखा जा सके।
तो सबसे पहले पूरे साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों पे किसने बांटा? छिन शिहु आंगड़ी ने। तो छिन शिहु आंगड़ी पहला ऐसा शासक था, पहला ऐसा सम्राट था जिसने साम्राज्य को पहली बार प्रांतों में विभाजित कर दिया। लेकिन इन सभी प्रांतों पर कंट्रोल किसका है? केंद्र सरकार का। जैसे आज की डेट में मैंने बताया आपको, भारत में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर क्या है 28 राज्य हैं और इन सभी राज्यों को सीएम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये सब किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या था, चीन में पहली बार छिन शिहु आंगड़ी के समय पर कई प्रांतों में साम्राज्य को बांटा गया और उन सभी प्रांतों का कंट्रोल जो होगा वो केंद्र का होगा, यानी कि राजा का होगा। दूसरी बात इसने क्या करी? दूसरी बात छिन शिहु आंगड़ी ने ये करी कि एक समान कानूनी संहिता पर बल दिया कि पूरे के पूरे साम्राज्य में एक ही जैसा कानून चलेगा। ये नहीं कि अलग कम्युनिटी का अलग कानून होगा, हर कम्युनिटी एक ही कानून को फॉलो करेगी। तो जब हर कम्युनिटी एक ही कानून को फॉलो करेगी तभी तो देश में देशभक्ति की भावना आएगी। अगली बात, इसने एकीकृत लिपि यानी कि एक भाषा को भी लागू कर दिया। इसके अलावा इसने किसानों को स्वतंत्र भूधारकों में बदल दिया, यानी कि पहले जो किसान होता था वो क्या करता था? वो स्वतंत्र नहीं था, वो किसी जमींदार के अंडर में होता था। लेकिन अब जो है किसान जो है वो स्वतंत्र है और वो राजा को सीधे कर देगा। यानी कि पहले एक जमींदार होता था, किसान जमींदार को कर देता था, जमींदार राजा को कर देता था। इसने क्या करा? नहीं, अब सीधे किसान और राजा की कनेक्टिविटी बनेगी। तो छिन शिहु आंगड़ी के समय पर पहला चेंज क्या हुआ? अगर क्वेश्चन आए छिन शिहु आंगड़ी के शासन व्यवस्था की विशेषताएं बताओ, तो पहली विशेषता तो ये होगी इसने साम्राज्य को पूरे प्रांतों में बांट दिया। दूसरी विशेषता क्या हुई? इसने एक समान कानूनी संहिता लागू करी। तीसरी विशेषता क्या हुई? इसने एकीकृत लिपि लागू करी। चौथी विशेषता क्या हुई कि इसने किसानों को स्वतंत्र कर दिया। अगली बात करें तो इसने बहुत सारी सड़कों का निर्माण करवाया ताकि इन सभी क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ा जा सके। इसने भार और नाप तौल के तरीकों का मानकीकरण किया। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात जो है कि आज जिसे आप चाइना की वॉल कहते हो, चीन की महान दीवार कहते हो, उसको बनवाने की शुरुआत भी इसने करी। क्योंकि इसके आसपास जो लोग रहते थे, इसके आसपास के जो देश थे, वो खाना बदोश टाइप की कम्युनिटी रहती थी वहाँ पर। खाना बदोश का मतलब होता है कि खाने और चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर व्यतीत करना। तो ये खाना बदोश जो लोग होते हैं, इन्हें जहाँ पर भी टिकने की जगह मिल जाती है, खाने पीने और चारे की चीज़ें मिल जाती हैं, ये उस जगह पर जाके बस जाते हैं। तो ये खाना बदोश लोग ना बार बार चाइना पर अटैक करते थे। तो इन अटैकों से बचने के लिए चीन के इस राजा ने, छिन शिहु आंगड़ी ने क्या करा? चीन की दीवार की नींव रखवाई। यानी कि जिसे आप आज चीन की महान दीवार कहते हो, उसको बनवाना किसने शुरू करा था? छिन वंश ने। हालांकि पूरा नहीं करवा पाए थे, इतनी बड़ी दीवार थी तो लंबा समय लगा उसमें, लेकिन इसकी नींव जो है, इसकी शुरुआत जो है इन्होंने करी और फिर आगे आने वाले जो राजा थे उन्होंने इसका काम पूरा करवाया। अगली बात इसने क्या करा? तो अगली बात इसने ये करा कि अपने समय से पहले की सारी पुस्तकों को इसने जलवा दिया। मतलब आदेश दे दिया, हालांकि जल नहीं पाई थी सारी किताबें, बट ज़्यादातर किताबें क्या होगी इसने जलवा दी। क्यों जलवाई? तो देखो, ये चाहता था कि जब भी कोई चीन का इतिहास पढ़े तो वो ये सोचे कि भाई चीन का पहला राजा कौन था? छिन शिहु आंगड़ी, क्योंकि उससे पहले की हिस्ट्री उसे मिलेगी नहीं। तो अपने समय से शासन शुरू करना चाहता था, इसलिए इसने पहले की हिस्ट्री जलवा दी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा छिन राजवंश की विशेषताएं बताओ। तो छिन सम्राट छिन शिहु आंगड़ी पहला राजा था 221 BCE में। इसने पूरे के पूरे साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट दिया ताकि साम्राज्य को अच्छे से चलाया जा सके। एक समान कानूनी संहिता, यानी कि इसके क्षेत्र में एक जैसा कानून चलेगा, एक जैसी भाषा चलेगी, किसान स्वतंत्र होंगे, सीधे राजा को टैक्स देंगे। अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। भार और नाप तौल के जो तरीके होते हैं इसका मानकीकरण किया। जो खाना बदोश लोग थे उनके आक्रमण से बचने के लिए इसने चीन की महान दीवार की नींव रखवा दी। इतना ही नहीं, इसने अपने समय से पहले की जितनी भी पुस्तकें थी, इतिहास की साहित्यिक रिकॉर्ड थे, उन्हें जलाने का आदेश दे दिया ताकि एक नए सिरे से शासन की शुरुआत हो सके। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक ये शासक वंश नहीं चल पाया। 221 BCE में इसकी नींव रखी गई थी छिन राजवंश की और 206 तक ही ये चल पाया, यानी कि लगभग 15-16 साल ही इसका शासक वंश चल पाया, इससे ज़्यादा नहीं चल पाया। तो देखो, अब ये किताब ये कह भी रही है कि आश्चर्यजनक बात यह है कि चीन साम्राज्य में जो इतने सारे बदलाव हुए, छिन शिहु आंगड़ी की मृत्यु से सिर्फ 2 दशक पहले, यानी कि 20 साल के अंदर अंदर ये सारे बदलाव हुए। अब क्या हुआ, जब ये बदलाव हो रहे थे तो हर किसी को तो ये बदलाव पसंद नहीं आएंगे, और ऐसे में चीन में क्या हुआ, किसानों का विद्रोह हुआ। चीन में बहुत सारे किसान के विद्रोह हुए हैं। आगे चैप्टर में आप बहुत सारे ताइपिंग विद्रोह वगैरह भी पढ़ोगे, बक्सर विद्रोह भी पढ़ोगे, आगे बहुत सारे विद्रोह पढ़ने हैं आपने, ठीक है, इस किताब में। तो चीन में समय समय पर ना किसान विद्रोह करते ही रहते थे, और इन्हीं किसान विद्रोह में एक विद्रोह हुआ उस समय जब छिन वंश शासन कर रहा था। इस विद्रोह का नेता ने क्या करा, छिन शासन को उखाड़ फेंका और एक नए वंश की नींव रखी, और इस वंश का नाम है हान वंश। तो एक बार बताओ, आप कमेंट करके मुझे बताओ चीन में पहला वंश कौन सा था, ठीक है भाई।
तो लेकिन हमें ये पता है कि चीन में तीसरा वंश कौन सा था, तो चीन में तीसरा वंश था छिन, और चौथा वंश कौन सा आया, हान। तो छिन वंश से पहले यानी या मैं बोलूँ हान वंश से पहले 3 वंश शासन कर चुके थे, और तीनों का आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे नाम बताओ। तो इस विद्रोह के नेता हान वंश की नींव रखते हैं। हान वंश लगभग 400 सालों तक शासन करता है, यानी कि छिन वंश के बाद कौन सा वंश शासन करने आया, हान वंश। और हान वंश कैसे आया, किसान विद्रोह करके, और इसने लगभग 400 सालों तक शासन किया। आगे चलकर देखो भाई, अगर शासन में बदलाव आया है तो शासन करने के तरीके में भी बदलाव आएगा, साम्राज्य में भी बदलाव आएगा, और ये सब परिवर्तन धीरे धीरे करके चीन में होने लगे। एक अच्छे शासन की बात की जाने लगी। इतने नहीं, चीन में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि ब्यूरोक्रेसी की स्थापना हुई। जो ब्यूरोक्रेट्स थे अब ये अपनी सेवा देंगे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से। यानी कि पहले क्या होता था, बड़े बड़े जो अधिकारी होते थे वो डायरेक्ट भर्ती कर लिए जाते थे, अब प्रतियोगी परीक्षाओं की स्थापना होगी, और जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। आगे चलकर साम्राज्य क्या होगा, कई बार टूटेगा, कई बार अलग अलग भागों में बटेगा, बट फिर भी कुल मिलाकर जो है चीन पर आसपास के लोग अटैक भी करेंगे, बट ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक ही बना रहेगा। ऐसा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बताया है। आगे दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो इसे और भी ज़्यादा डीप बताया जाएगा। चीन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, यहाँ पर जो खाना बदोश लोग रहते थे, ये आए दिन क्या करते थे, खाने और चारे की तलाश में चीन में एंट्री मारते थे और यहाँ पर बड़े पैमाने पर अटैक करते थे। यहाँ के किसानों के क्या जो है फसलें हैं उन्हें लूट कर ले जाते थे। और 11वीं सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 11वीं सेंचुरी में एक राजा हुआ मंगोल में, चंगेज खान। उसने तो चीन की दीवार का अतिक्रमण ही कर दिया, यानी कि चीन की दीवार पार कर गया और लगभग आधे से ज़्यादा क्षेत्र पे कब्जा भी कर लिया। फिर चंगेज खान के जो वंशज थे, कुबलई खान, मोंके वगैरह, इन लोगों ने पूरे के पूरे चीन पर कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। क्या बताया गया है कि जब हान साम्राज्य खत्म हुआ तो एकता का अभाव शुरू हुआ, खाना बदोश लोगों ने बार बार चीन पर अटैक किया, उत्तरी चीन के कई भागों पर अपना शासन भी स्थापित कर लिया। कुबलई खान के अंडर में लगभग पूरा चीन साम्राज्य ही इनके अंडर में आ चुका था। और जो अंतिम साम्राज्य छिंग राजवंश होगा ये भी बाहर यानी कि मांचू काल का ही होगा। तो कुल मिलाकर चीन के जो राजा थे ओरिजिनल वाले वो आगे शासन में नहीं रहेंगे। जो बाहर से अटैक होंगे मंगोलों के और मांचुओं के, ये लोग आगे चलकर चीन पे शासन करेंगे। हालांकि ये लोग चीन पे शासन करेंगे बट चीन में धीरे धीरे करके विद्रोह होते रहेंगे और सत्ता इनकी हटा दी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत शॉर्ट में बताया गया। अब तक की बात सिर्फ इतनी है, जो हमने पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि चीन में जब शाही राज्य की स्थापना हो रही है तो सबसे पहला वंश शांग वंश आता है। शांग वंश के बाद जो वंश आता है वो जोऊ वंश आता है, और जो के बाद तीसरा वंश जो आता है वो कौन सा आता है, छिंग वंश आता है, जिसमें छिंग शिहुआंगड़ी जो है वो राजा बनता है और वो बहुत सारे चेंजेस करता है। ठीक है, उसके अगर हम चेंजेस की बात करें तो सबसे पहला जो वो चेंज करता है वो ये करता है कि प्रांतों में बांट देता है पूरे क्षेत्र को, एक कानून बना देता है, एक लिपि लगा देता है, किसानों को स्वतंत्र कर देता है और अपने समय से पहले के सारे रिकॉर्ड जलाने के आदेश दे देता है। छिन के बाद हान वंश की नींव आती है और लगभग ये 400 सालों तक शासन चलता है। अब फिर उसके बाद नए वंश आते हैं, फिर उसके बाद नए वंश आते हैं, उसके बाद नए वंश आते हैं, समय समय पर वंश बदलते रहते हैं। और टाइम टू टाइम चाइना की जो अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, सब में चेंजेस भी आने लग जाते हैं। और ये सारे जो चेंजेस हैं ये यहाँ पर नहीं पढ़ाए गए, बस ये बताया गया कि जो ग्राफ है वो ऊपर चढ़ता रहा और नीचे गिरता रहा। कई बार क्षेत्र टूटते रहे, कई बार क्षेत्र जुड़ते रहे। चीन के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी कि आसपास के क्षेत्रों से उस पर अटैक होता रहता था, और ये अटैक खाना बदोश लोग करते थे। खाना बदोश लोग वो होते हैं जो खाने और चारे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते फिरते रहते हैं। इन खाना बदोशों ने कई बार चीन पर अटैक करा, और न सिर्फ अटैक करा बल्कि कंट्रोल भी कर लिया। आगे चलकर चीन में जो मंगोल शासक आएंगे, छिंग शासक आएंगे, ये बाहरी साम्राज्य के ही लोग होंगे। हालांकि ये जो बाहरी लोग थे इन्होंने बहुत अच्छे से चीन को मजबूत किया और उसकी साम्राज्य की सीमाओं को भी आगे बढ़ाया, और चीन की विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ये तमाम चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम ये बात करेंगे कि लगभग 2000 सालों में चीन के समाज और अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि 19वीं सेंचुरी से पहले चीन में जो 2000 सालों का लगभग शासन चला, उन 2000 सालों के शासन में चीन के समाज और अर्थव्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आया। तो यहाँ पर ही लिखा है 2 सहस्त्राब्दियों। तो सहस्त्राब्दियों का मतलब होता है एक सहस्त्राब्दी में 1000 साल होते हैं, तो 2 सहस्त्राब्दी के दौरान समाज में, अर्थव्यवस्था में और संस्कृति में क्या परिवर्तन आया। तो देखो, सबसे पहला परिवर्तन आया कि शासन में पहले होते थे अभिजात्य वर्ग के लोग, अब आ गए भद्रजन लोग। तो अभिजात्य वर्ग के लोग कौन होते हैं वो सुनो। देखो, हर एक समाज में एक राजा होगा, ठीक है, और बहुत सारे जमींदार होंगे, पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, कुछ मंत्री होंगे, ठीक है, कुछ उच्च घरानों के लोग होंगे,
कुछ उच्च जाति के लोग होंगे और कुछ अमीर लोग होंगे। तो ये जो अमीर लोग हैं, जमींदार लोग हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, राजा के करीबी रिश्तेदार हैं, इन सबको हम अभिजात्य वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। सैनिक हो गए, सेनापति हो गए, ठीक है। तो जो ऊंचे ऊंचे पदों पर लोग हैं, जमींदार हैं, धनी लोग हैं, राजा के करीबी रिश्तेदार हो गए, इन सबको हम ज़्यादातर ना अभिजात्य वर्ग में रखते हैं। मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, है 90% केस में। तो 90% केस में क्या होगा, हम बड़े बड़े जमींदारों को, धनी लोगों को, सम्मानित लोगों को किस में रखेंगे, अभिजात्य वर्ग में। कुल मिलाकर पावर को कंट्रोल ये अभिजात्य वर्ग ही करेगा। तो पहले पावर में अभिजात्य वर्ग के लोग थे, लेकिन कई बार ये अभिजात्य वर्ग के लोग ना राजा के खिलाफ हो जाते थे, तो राजा इन पर कंट्रोल करने की टाइम टू टाइम कोशिश करता था। और छिन्न वंश के शासनकाल में यही बात हुई। ये अभिजात्य वर्ग के परिवारों को झटका देना चाहता था उन्हें, क्योंकि ये अभिजात्य वर्ग के लोग अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहते थे। इसीलिए उसने क्या करा, किसानों को आज़ाद कर दिया जमींदारों से, जो हमने अभी पहले पढ़ा था, ताकि राजा और किसानों के बीच में संबंध सीधे सीधे स्थापित हो जाए। लेकिन आगे चलकर छिन्न राजवंश खत्म हो गया और नया वंश कौन सा आया, हान शासक आए। जब ये हान राजा आए, इन्होंने फिर से पावर किसको दे दी, इसी अभिजात्य वर्ग को। इसमें बड़े बड़े भू संपत्ति थे, जमींदार थे, जिनके पास राजनीतिक शक्ति थी, सैनिक शक्ति थी। तो छिन्न राजवंश के दौरान अभिजात्य वर्ग खत्म हो गया था, लेकिन हान वंश के राज समय पर अभिजात्य वर्ग फिर से आ चुका था। फिर नई शासन वंश आया, तांग वंश। जब तांग वंश आया तो खूनी लड़ाइयाँ फिर से शुरू हो चुकी थी, गृह युद्ध फिर से शुरू हो चुका था, केंद्रीय शक्ति को फिर से झटका लग चुका था। तो ये हुआ कि यार कुछ तो चेंज होना चाहिए। अब चेंज ये हुआ कि इन्होंने कहा कि जो ये बड़े बड़े पदों पर लोग आते हैं, ये आएंगे परीक्षा के माध्यम से, यानी कि एक खुली प्रतियोगिता होगी। इस प्रतियोगिता में जो बच्चे पास करेंगे एग्जाम को, वो बच्चे क्या बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे। उन बच्चों को मंत्रालय दिए जाएंगे, वो बच्चे प्रशासन को चलाएंगे। तो पहले अभिजात्य वर्ग शासन करता था, अब जो ये बच्चे पढ़ लिख कर आने लगे, प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयार करके आने लगे, तैयारी करके आने लगे, इन्हीं लोगों को कहा गया भद्रजन। तो सबसे पहला परिवर्तन क्या है कि पहले सत्ता में कौन लोग भूमिका निभाते थे, अभिजात्य वर्ग निभाते थे। अब सत्ता में कौन आ गए, भद्रजन आ गए। और भद्रजन जैसे आज के टाइम पे ये बताऊं, जब हमारे यहाँ राजा शासन करते थे तो राजा के बंदे होते थे। फिर क्या हुआ, सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं शुरू हुई अंग्रेजों के समय पर, और आज के टाइम पे यूपीएससी वो परीक्षा को ले रही है। तो आज जो आईएएस हो रहे हैं, आईपीएस हो रहे हैं, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, मोस्टली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आ रहे हैं। वो अलग बात है कि हम ये कह सकते हैं कि उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में सिर्फ कुछ ही घरानों से लोग आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बट ठीक है। तो शासन में परिवर्तन क्या आया है, शासन परिवर्तन यह है कि अभिजात्य वर्ग से सत्ता किसके पास जा रही है, धीरे धीरे करके भद्रजनों के पास जा रही है। तो यहाँ ये बात लिखी हुई है कि 1000 BCE से नौकरशाही में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग हो गया क्या, प्रतियोगी परीक्षाएं। इसका मतलब ये था कि धीरे धीरे करके जो देखो, अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कौन करेगा, जो जमींदार हैं, जिनके पास संपत्ति है, इनके बेटे क्या होंगे, शिक्षा के माध्यम से योग्य बनेंगे और इनका प्रवेश नौकरशाही में आएगा। और धीरे धीरे करके ये क्या करेंगे, अपने बच्चों के माध्यम से सत्ता पर कंट्रोल कर लेंगे। तो सत्ता पहले किसके पास थी, अभिजात्य वर्ग के पास, अब किसके पास जाएगी, भद्रजनों के पास। बट ये भद्रजन भी जो होंगे आएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से, बट ये होंगे बड़े बड़े घरों के लोग ही, क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी में जो बड़ा समय लगता है वो गरीब तो नहीं दे सकता। तो बस सिंपल सी बात यही थी। तो पहला परिवर्तन समझ में आ गया आपको, अभिजात्य वर्ग से भद्रजन तक। दूसरा परिवर्तन है जातीय और सांस्कृतिक विविधता। तो देखो, जब किसी देश पर बार बार बाहर से लोग अटैक कर रहे हो तो वहाँ के कल्चर में चेंज तो आएगा ना भाई, बाहर के लोग भी आकर बसेंगे। तो चीन में सबसे पहले एक विदेशी धर्म आया, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के आने से चीन का साम्राज्य क्या हुआ, बहुत सारी विशेषताओं से भर चुका था। चीन में समय समय पर साम्राज्य टूटता था, खाना बदोशों के अटैक होते थे, और चीन का समाज क्या हुआ, विविधताओं भरा बन गया। तो हम ये कहेंगे कि चीन में पहले जातिगत विविधताएं नहीं थी, समय बीता, लोगों ने अटैक किया, वो लोग आकर यहाँ पर बस गए, नए नए धर्म आए, जिसकी वजह से चीन में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा गई, विविधता बहुत ज़्यादा आ गई, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं के लोग यहाँ पर रहने लगे। कह रहा है तांग वंश के दौरान तो विश्व बंधुत्व की बात करने लगा कौन, चाइना। आज आप देखेंगे चाइना तो वहाँ बहुत सारे रीति रिवाज होंगे, बहुत सारी परंपराएं होंगी, और अभी बहुत सारे खेल कूद होंगे, बहुत सारी प्रदर्शन कलाएं होंगी, बहुत सारे पोशाक यानी कपड़े होंगे। तो इससे पता चलता है कि चीन में कल्चर की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आसपास के लोगों ने उस पर अटैक करा, वहाँ पर जाकर बसने लग गए, और वो अपने साथ साथ अपने कल्चर को भी लेकर आ गए। अगला परिवर्तन हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था का बढ़ता वाणिज्यीकरण। तो देखो, ये परिवर्तन हर देश में होता है, कोई चीन में ही नहीं हुआ है। पहले लोग क्या करते हैं, शुरुआत में खेती करते हैं, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी करते हैं, खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके उनके अंदर क्या आएगी, चेतना का विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। फिर वो लोग क्या करेंगे, अभी तक वो वाली खेती करेंगे जिसमें सिर्फ उनके खाने की फसलें होंगी। फिर धीरे धीरे वो वाली खेती करने लगेंगे जिनसे व्यापार होगा, यानी कि व्यापारिक फसलें होंगी।
अब वो फसलें सिर्फ खाने के लिए नहीं पैदा करेंगे, बल्कि वो फसलें बेचने के लिए पैदा करेंगे। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था जो पहले कृषि आधारित थी, पशु आधारित थी, वो कहाँ चली जाएगी, वाणिज्यिकरण पे, यानी कि व्यापार आधारित हो जाएगी। और आगे चलकर तो चीन रेशम मार्ग में देखा जाए, अभी अफीम युद्ध अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इससे हमें पता चलेगा कि चीन में जो खेती होती थी वो सिर्फ शुरुआत में खाद्यान्न होती थी और आगे चलकर व्यापारिक खेती होने लगी। ये हर देश में होता है, यहाँ से यहाँ तक यही लिखा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि आप देख ही सकते हो चीन के बारे में। अब देखो एक सिनेरियो चलता है बिल्कुल। सबसे पहले क्या होगा, अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, यानी कि कृषि में वृद्धि होगी। कृषि में वृद्धि होगी तो इकोनॉमी अच्छी होगी, इकोनॉमी अच्छी होगी तो जनसंख्या अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि देखो अगर कृषि अच्छी नहीं होगी तो बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे, भूखे ही मर जाएंगे, अकाल से मर जाएंगे, गरीबी में मर जाएंगे। कृषि अच्छी हुई, आमदनी अच्छी हुई, आमदनी अच्छी हुई तो परिवार में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जीवित भी रह रहे हैं, उन्हें खाने को भी मिल रहा है, पोषण भी मिल रहा है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। तो कृषि में वृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि होगी, आमदनी में वृद्धि होगी तो परिवार में भी वृद्धि होगी। ये सिनेरियो पूरे हिस्ट्री में चलता ही रहेगा। तो यहाँ जनसंख्या में बहुत तेज गति से वृद्धि हुई। ये अनुमान लगाया जाता है कि चीन की जनसंख्या सन 1000 में लगभग 100 मिलियन थी, 17वीं सेंचुरी में बढ़कर 260 मिलियन हो गई, और छिंग राजवंश के दौरान यानी कि 1911 के आसपास 500 मिलियन थी जनसंख्या किसकी, चीन की। आज दुनिया में अब भी नंबर 1 पर चीन ही है। हाँ, भारत उसे टक्कर दे रहा है और जल्दी उससे पिछाड़ भी देगा और शायद पछाड़ भी चुका है। अब देखो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो समस्या क्या है, ये भी सुन लो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि जनसंख्या बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, भूमि पर दबाव बढ़ेगा। सीधी सी बात है, पहले एक किसान होगा, मान लो उसके 10 एकड़ जमीन है, लेकिन 10 बच्चे उसने पैदा कर दिए। 10 बच्चे पैदा कर दिए तो अब सब पे सिर्फ 1 एकड़ जमीन आ जाएगी। तो जमीन में क्या हो जाएंगे, खेत छोटे हो जाएंगे। तो खेत छोटे होने से क्या होगा, खेती जो है पहले इतनी सारी आ रही थी अब वो कम हो जाएगी, उत्पादन कम हो जाएगा। तो क्या रहा है, भूमि पर दबाव बढ़ा। भूमि पर दबाव बढ़ने से भूमि में कमी आ गई। चीनी समाज में एक परिवार के बेटों के बीच में भूमि बांटी जाती थी, जिसकी वजह से एक परिवार की भूधारिकता में कमी आ गई, यानी कि जो जमीन पहले बड़ी बड़ी थी वो अब छोटे छोटे खेतों में आ गए, खेत बढ़ गए। भारत में भी ऐसे ही है। फिर लोग क्या करेंगे, जब भाई हमारे पास खेत इतने रहेंगे, इतने नहीं रहेंगे कि हम खेती करके खा पाएँ, तो इंसान क्या करेगा, खेती छोड़ेगा। तो क्या हुआ, इन लोगों ने खेती छोड़ दी, भूमि को अपनी त्याग दिया, लिखा है। अब वो क्या करेंगे, नौकरी करेंगे। अब उनकी ज़मीन को कौन खरीद लेगा, ज़मींदार, और ज़मींदार उनकी ज़मीन को कब्जा कर लेगा धीरे धीरे करके। तो अब कृषि से गैर कृषि कार्य करने लग जाएंगे लोग बाग। ये सब किसकी वजह से होगा, जनसंख्या के बढ़ने से होगा। तो अब तक इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ लिया, सबसे पहले छिन राजवंश की विशेषताएं पढ़ ली, आसपास के क्षेत्रों से अटैक करवा दिया। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि चीन में परिवर्तन क्या है, पहले कंट्रोल कौन करता था, अभी जाति वर्ग के लोग करते थे, अब कौन कर रहा है, भद्रजन लोग कर रहे हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है चीन में। अर्थव्यवस्था में कृषि पहले खाने पीने के लिए होती थी, अब व्यापार के लिए हो रही है। फिर जनसंख्या वृद्धि हुई, भूमि पर दबाव बढ़ा और माहौल बिगड़ता ही चला गया। ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक, सबसे मेन क्वेश्चन छिंग राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो चीन में बहुत सारे वंशों ने शासन किया, लेकिन उनमें से जो अंतिम शासन था वो किसका था, छिंग राजवंश का। छिंग राजवंश ने कब से कब तक शासन किया, 1644 से लेकर 1912 तक। तो देखो छिंग राजवंश के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। पहले उन समस्याओं का अध्ययन कर लेते हैं, फिर वही चीज़ यहाँ पर लिखी भी है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो। तो छिंग राजवंश के सामने समस्याएं क्या थी। पहली बात तो जनसंख्या दबाकर बढ़ रही थी। जनसंख्या दबाकर बढ़ रही है, रिसोर्सेस नहीं बढ़ रहे हैं। जब रिसोर्सेस नहीं बढ़ रहे हैं तो लोग करेंगे विरोध। नौकरशाहों की कमी, नौकरशाह मतलब ब्यूरोक्रेट्स। तो छिंग राजवंश के सामने सबसे बड़ी समस्या यह आई कि ब्यूरोक्रेट्स की कमी थी, और जिस देश में ब्यूरोक्रेट्स की कमी होगी वो क्षेत्र लोगों पर कंट्रोल कैसे करेगा। भाई सीधी सी बात है, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं लोग बाग, वो अपने एरिया को कंट्रोल में रखते हैं, और अगर वही लोग नहीं होंगे तो एरिया को कंट्रोल में कौन रखेगा। तो सरकारी कर्मचारियों की भी कमी थी, और जो थोड़े बहुत सरकारी कर्मचारी थे भी ये करप्ट थे दुनिया भर के, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। सैनिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी छिंग राजवंश के दौरान, और चांदी की कमी आ गई थी। और अगली सबसे बड़ी बात यह थी कि नशे की आदत, अफीम के नशे में डूबे रहते थे यहाँ के लोग। परिणाम ये हुआ कि छिंग राजवंश के दौरान वेस्टर्न जो शक्तियाँ थीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, रशिया, इन सब ने यहाँ पर एंट्री करनी शुरू कर दी, इवन जापान भी। क्योंकि जब कोई देश कमज़ोर होता है तो बाहर के लोग उस पर फ़ायदा उठाते ही हैं, और बिल्कुल यही हुआ। जापान के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने, और रशिया भी हाथ सेकना ही चाहता था। हर एक बंदा चाहता था कि चीन को बंदरबाट की कहानी बना दो। हर एक बंदा चीन को उधार देकर और चीन को अपने कब्जे में लेना चाहता था। तो छिंग राजवंश अंतिम शासन था। उसके बाद जो ये ब्रिटिश बंदरबाट शुरू हुई, यूरोपियन शक्ति की बंदरबाट शुरू हुई कि हम चीन को हम कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। इस चक्कर में चीन ना कई सारी महाशक्तियों के प्रभाव में आ गया। ठीक है, तो छिंग राजवंश अंतिम वंश था। इसके बाद जो है यूरोपियन शक्तियां चीन को कंट्रोल करेंगी।
क्यों करेंगी वो मैंने बता दिया, यहाँ पर यही चीज़ें बताई जाएंगी, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो छिंग वंश अंतिम वंश था, इसे विफलता का वंश कहते हैं, यानी कि इस दौरान चीनी व्यवस्था फेल हो गई। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, कोई व्यक्ति नए शासन में आए और आपको व्यवस्था फेल हो गई, ऐसा नहीं है। ये सब पिछले 1000-1500 सालों का खेल होता है, धीरे धीरे करके मामला एकदम से सामने आता है। बस वही वाली बात है, अंतिम मटका उसके सिर पे ही फूटता है जो लास्ट में आएगा। तो सेम यहाँ पर यही सीन हुआ, ठीक है। तो छिन राजवंश अंतिम वंश था। इस राजवंश को हम ये कहते हैं कि पश्चिम के हाथों हार गया। इस राजवंश के दौरान चीन का अपमान हुआ, चीन की बेइज्जती हुई, क्योंकि बाहर के शक्तियों ने इसे कंट्रोल कर लिया, चीन की व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गई। ये सब के लिए जिम्मेदार किसको माना जाता है? छिंग राजवंश को, ठीक है। छिंग राजवंश की बात करें तो पहली बात तो इनकी विशेषता ये थी कि ये चीन के ओरिजिनल बंदे नहीं थे। ये पहले खानाबदोश जनजाति थी, बाहर से ये यहाँ पर आए, इन्होंने अटैक किया और इस एरिया को पूरे कंट्रोल में कर लिया। तो कह रहा है इस वंश की स्थापना यानी कि छिंग राजवंश की स्थापना मंचूरिया नामक क्षेत्र से एक गैर हान लोगों द्वारा की गई थी। यानी कि जो हान लोग थे वो चीन के ओरिजिनल लोग थे, लेकिन जो ये छिंग वंश आए ये बाहर से आए। तो ये क्या कह रहा है, तो देखिए जिस समय ये वंश शासन में आएगा उस समय जो वंश शासन कर रहा होगा चीन में वो कौन होगा? मिंग वंश। तो मिंग वंश को सत्ता से हटाएंगे और 1644 में सत्ता में आ जाएंगे। तो अब तक इसमें ये बताया गया है कि जो छिंग वंश है उसकी स्थापना कैसे हो रही है। तो छिंग वंश के जो लोग थे, पहली बात तो ये बाहर के लोग थे, जब ये आए थे तो उस समय चीन में मिंग वंश शासन कर रहा था। तो मिंग वंश को हटाएंगे, देखो नाम यही आएंगे यहाँ पर, मिंग, चिंग, छिंग, पिंग, यही नाम आएंगे यहाँ चाइना में। अशोक और मौर्य साम्राज्य ये सब नहीं आएगा यहाँ पर। तो इस वंश की बात करें तो इस वंश की स्थापना 1644 में हुई है। 1644 में जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय कौन शासन कर रहा था? मिंग वंश शासन कर रहा था। मिंग को इन्होंने हटाया और खुद सत्ता में आ गए, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने चेंजेस लाने शुरू कर दिए और लास्ट में इनके सामने जो समस्याएं आई वो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना, सारी चीज़ें ये आएगी, बस आप ये हेडिंग बनाना और इसके बारे में लिख देना, ठीक है। और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो ये है कि 19वीं सेंचुरी से पहले चीन और वर्ल्ड से उसके रिलेशन कैसे थे। तो इसके बारे में दो विचारधाराएं चलती हैं। पहली विचारधारा चलती है जोंगुओ और दूसरी चलती है तियानशिया। तो देखो जोंगुओ विचारधारा के हिसाब से ये माना जाता है कि चीन अपने आप को ये कहता है कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हमें किसी और से संबंध रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, हम ही सबसे आगे हैं और बाकी सारे लोग निम्न हैं। ये बात मैंने इस चैप्टर के पहले वाले भाग में बहुत अच्छे से पढ़ाई भी थी आपको। तियानशिया शब्द का मतलब होता है कि ये पूरी दुनिया एक ही स्वर्ग के तले है। बात ये आती है कि इस पूरी दुनिया को चलाएगा कौन? तो ये पूरी दुनिया एक ही स्वर्ग के तले है, तियानशिया का मतलब ये है। तो इसलिए इसको कोई एक ही कंट्रोल करेगा, इसलिए चीन वाले सोचते थे कि इस पूरी दुनिया को कंट्रोल हम ही करेंगे। तो कह भी रहा है, इस चैप्टर की शुरुआत में हमने ये पढ़ा था कि जोउ काल के दौरान चीन के लिए जोंगुओ शब्द का यूज़ किया जाता था, जिसका मतलब ये था कि चीन एक मिडिल कंट्री है, ठीक है, और पूरी दुनिया का सेंटर यही है। चीन पूरी दुनिया का सेंटर यही, पूरी दुनिया का केंद्र यही है, इसलिए इनकी संस्कृति सबसे अच्छी है, इनकी भाषा सबसे अच्छी है और पूरी दुनिया पे शासन करेंगे, ऐसा माना जाता था। लेकिन आगे चलकर चीन का कल्चर चेंज होने लग जाएगा, चीन में बौद्ध धर्म आएगा, कन्फ्यूशियसवाद होगा, दाओवाद होगा। तियानशिया का मतलब था सब स्वर्ग तले। ये माना जाता था चीन का जो राजा है वही पूरे की पूरी दुनिया का हेड है, उसे ही पूरी दुनिया की अध्यक्षता करनी चाहिए, और इसी चीज़ को हम चीनी केंद्रवाद के नाम से जानते हैं। हालांकि ये वेस्टर्न दृष्टिकोण कहता है, यानी कि जब आप चीन के वेस्टर्न दृष्टिकोण को पढ़ोगे, पश्चिमी दृष्टिकोण को करोगे, तो वो ये कहेंगे कि भाई चीनी लोग अपने आप को चीनी केंद्रवाद में रखते थे, अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते थे और दूसरों को बहुत निम्न दृष्टि से देखते थे। वो पूरे चीन के साथ साथ पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। बट रियल में ऐसा है या नहीं है, ऐसा माना नहीं जाता। बहुत कम इतिहासकार इस पर विश्वास करते हैं, जिसके लिए वो तर्क देते हैं शुल्क व्यवस्था का। तो देखो शुल्क व्यवस्था क्या थी। जैसे चाइना ने अपने आसपास के एरिया को कंट्रोल कर लिया, जैसे चाइना है उसने अपने इस इधर का ये एरिया जीत लिया, मान लो ये एरिया जीत लिया, ये एरिया जीत लिया, ये एरिया जीत लिया, ये वाला एरिया जीत लिया। तो उसने क्या कहा कि ये वाले लोग अब इसको क्या करेंगे, हर साल कुछ पैसे देंगे या कोई सामान देंगे जिसे ये शुल्क कहेंगे। तो अगर ये शुल्क ले रहे हैं इन लोगों से शुल्क ले रहे हैं, तो इनका मतलब है कि इनके इन लोगों से रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि चीन के लोग बाहर के लोगों से रिलेशन रखते थे और रिलेशन कई प्रकार के होते थे। लेकिन कुछ हिस्टोरियन ये कहेंगे कि ऐसा हमेशा नहीं है, कुछ लोग बिना शुल्क के भी मिलते थे। तो देखो जैसे एक नाम है जॉन किंग फेयरबैक, ठीक है, इन्होंने क्या करा है, चीनी अध्ययन किया है और इन्होंने ये बताया है कि चीन के जो विदेशी संबंध थे ये एक शुल्क व्यवस्था पर आधारित थे। इस अवधारणा के हिसाब से चीन ने न केवल उन राज्यों को बल्कि जिनके साथ वो संबंध रखते थे वो लोग क्या करते थे, चीनी राजा को शुल्क देते थे।
तो चीनी व्यवस्था में क्या था, जो भी लोग चीन के राजा से मिलने आता था वो उसे क्या देता था, कुछ शुल्क देता था। इससे पता चलता है कि चीनी राजा श्रेष्ठ था, तभी वो सब उनसे शुल्क लेता था, वही सुपीरियर था। ये माना जाता था बदले में चीनी जो राजा है मूल्यवान उपहार वापस भेजेंगे, और जो आगंतुक हैं, तो आगंतुक किसे कहा जाता है, जो मेहमान होते हैं, आने वाले लोग होते हैं, उन्हें व्यापार करने की अनुमति देंगे। यानी कि सिंपल सी बात थी, कोई बंदा राजा से मिलने जाता था, उससे कोई इजाज़त मांगता था, चाहे वो व्यापार करने की इजाज़त हो, या उसके एरिया में बाजार लगाने की इजाज़त हो, या उसके एरिया में कुछ घर बनाने की इजाज़त हो, तो वो राजा के पास जाएंगे, बदले में राजा को कुछ देंगे, और उसी व्यवस्था को शुल्क व्यवस्था कहा जाएगा। इससे पता चलता है कि राजा सबसे ज़्यादा सुपीरियर है और सारे काम करने के लिए उसकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाल ही में जो अध्ययन हुए हैं उसमें शुल्क प्रणाली की लीगलिटी को, यानी कि वैधता को अस्वीकार कर दिया गया है। ये माना गया है कि ऐसा नहीं था, हमेशा ऐसा नहीं था। ठीक है, अगर आप किसी और से मिलने जा रहे हो तो आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप स्पेशल खुद ही चाहते हो कि राजा आपसे मिलने आए, तो आप उसे बस उसके ऑनरशिप के लिए, सम्मान के लिए, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री कहीं अगर जाते हैं या किसी देश के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आते हैं तो उन्हें कुछ सम्मान तो देना ही पड़ेगा ना, उन्हें कोई गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनके अंडर में हो गए या वो हमारे अंडर में हो गए। तो आज जो आधुनिक धारणा हो रही है उसके माध्यम से माना जा रहा है कि ऐसी कोई शुल्क व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। तीसरी बात यह है मुक्त व्यापार के लिए छिंग का विरोधाभाव। तो देखो, चीन के लोग ये चाहते थे कि जो व्यापार हो वो चीन के लोग ही करें, बाहर की कंपनियां इनके यहाँ आकर व्यापार ना करें। लेकिन क्या हुआ, बाहर के लोगों ने छिंग राजवंश के दौरान अमेरिकन कंपनियों ने, ब्रिटिशर्स कंपनियों ने, फ्रेंच कंपनियों ने यहाँ आकर व्यापार करना शुरू करा। तो जब ये व्यापार शुरू हुआ तो लोगों ने छिंग राजवंश का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बारे में अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ये बताता है कि जब पश्चिमी देश नहीं आए थे उस समय चीन बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार करता था। ठीक है, जैसे चीन चाय का व्यापार करता था, चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम का व्यापार पूरी दुनिया में होता था। बड़े पैमाने पर अमेरिका से चीन में चांदी भी आती थी। क्यों आती थी चांदी, सुनो। जैसे मान लो अमेरिका के लोगों को रेशम खरीदना है तो रेशम के बदले में कुछ भुगतान भी तो करोगे भाई, तो भुगतान करते थे चांदी में। तो इस तरीके से चाइना में चांदी की मात्रा बढ़ने लगी। ठीक है, उनका रेशम का व्यापार अच्छे से होने लगा। सिल्क रूट के बारे में आपने पढ़ाई होगा। इतने नहीं, चीनी मिट्टी के बर्तन पूरी दुनिया में आज भी बड़े फेमस हैं और उस समय भी इसका बड़ा व्यापार होता था। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि चीन का जो साम्राज्य था वो मजबूत था, मुक्त व्यापार होता था, लेकिन आगे चलकर इस क्षेत्र को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक बताए गए थे और यहाँ आके इस चैप्टर का सारांश खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में कुल मिलाकर हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि चीन की ज्योग्राफी कैसी है, जो पिछले इस चैप्टर के पहले भाग में पढ़ा था। चीन के बारे में पश्चिमी दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा, चीन के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इस चैप्टर की शुरुआत में टॉपिक दिए गए हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा चीन के बारे में पश्चिमी दृष्टिकोण क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, चीन का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, शांग वंश, जोउ वंश, छिन वंश, हान वंश, छह वंश, छिंग वंश, इस प्रकार से कई सारे वंशों ने यहाँ शासन किया। चीनी चिंतन में बौद्ध धर्म, दाओवाद, कन्फ्यूशियसवाद, इन सबको पढ़ा हमने। चीनी शाही राज में हमने छिन वंश की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। स्टेपी की चुनौती का मतलब ये था कि आसपास के लोगों ने किस प्रकार से वहाँ पर अटैक किए। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों हमने देखा कि अभिजात्य वर्ग से सत्ता कैसे भद्रजनों के पास आ गई। छिंग वंश की कमियां पड़ी और ये भी पढ़ा कि 19वीं सेंचुरी से पहले चीन के विश्व के साथ संबंध थे। आशा चीज़ें आपको जरूर समझ में आई होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।